Assalamualaikum dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed. So आज हम जो है वो तलब की लचक की पैमाइश के बारे में पढ़ते हैं कि तलब की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है। तो तलब की लचक की पैमाइश से पहले मैं आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, तलब की लचक की पैमाइश। कि तलब की लचक की पैमाइश क्या है। इससे पहले तो तलब की लचक के बारे में जानना है ना कि तलब की लचक क्या होती है। कि जब किसी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में तब्दीली आती है तो ये क्या कहलाती है, तलब की लचक कहलाती है। यानी कीमत कम होगी तो तलब ज़्यादा हो जाएगी, कीमत ज़्यादा होगी तो तलब कम हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। कीमत कम होने से डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है और कीमत ज़्यादा होने से डिमांड में कमी आ जाती है। सो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। If prices increases, then quantity of demand is decreases, and if prices decreases, then quantity of demand is increases. So this is law of demand. So ये जो law of demand है ये basically तलब की लचक ही है कि कीमत में तब्दीली से जो तलब में तब्दीली आती है ये तलब की लचक कहलाती है। तो अभी इसकी पैमाइश करते हैं कि इसकी पैमाइश इसकी मेजरमेंट जो है वो कैसे करते हैं। तो इसके जो है वो 3 तरीके हैं बुनियादी तौर पर। पहला तरीका है कुल खर्च का तरीका या इकाई का तरीका, और दूसरा है फ़ीसद का तरीका, और तीसरा है हमारे पास ग्राफी तरीका के ग्राफ के ज़रिए भी तलब की लचक की पैमाइश कर सकते हैं। तो अभी पहला पॉइंट था हमारा कुल खर्च का तरीका या इकाई का तरीका। तो कुल खर्च का तरीका या इकाई का तरीका जो है इसको जो है वो डॉक्टर मार्शल ने जो है वो बयान किया है कि डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि तलब में तब्दीली जो है वो सारफ के अखराजात में तब्दीली का बायस बनती है, यानी कुल अखराजात में तब्दीली आ जाती है। तो कुल अखराजात वैसे होते क्या हैं कि प्राइस को क्वांटिटी के साथ यानी टोटल एक्सपेंडिचर्स या टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसके बराबर है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कीमत को मिकदार से मल्टीप्लाई करने से हमें जो है वो ये हासिल हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हासिल हो जाते हैं। इसको TE लिख लें, टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इसकी वजह आप 3 तरीके से करेंगे, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। कि तलब की लचक ये कुल खर्च के तरीके से कि या इसको इकाई का तरीका भी कहते हैं, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। इकाई के बराबर क्या होगी, इकाई के बराबर कि जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आए उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आए और कुल खर्च पे कोई असर ना पड़े, कुल खर्च सेम का सेम रहे। तो ये इकाई का तरीका होगा। इकाई के बराबर जो है वो इकाई का तरीका में क्या पॉइंट है, इकाई के बराबर तलब की लचक होगी कि जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आ रही है उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आ रही है और कुल खर्च पे कोई असर नहीं पड़ रहा। फ़र्ज़ करो एक तरफ कीमत ले लेते हैं गोशवारे में, एक तरफ तलब ले लेते हैं और एक तरफ जो है कुल अखराजात ले लेते हैं, कुल अखराजात। कीमत फ़र्ज़ करें 8 रुपये है और तलब कितनी है 2। 8 को 2 से ज़रब देने कुल अखराजात क्या आ जाएगा 16। अब कीमत फ़र्ज़ करो 8 रुपये से गिर के 4 रुपये हो जाती है और तलब इसकी बढ़ के 2 रुपये से 4 हो जाती है। 2 से बढ़ के कितनी हो जाती है 4। तो इसका मतलब है टोटल अखराजात में तो कोई तब्दीली नहीं है। टोटल अखराजात जो है पहले 16 थे तो अब भी 16 ही हैं। 4 को 4 से ज़रब देने कितना आ गया 16। तो क्या पता चला कि जिस निस्बत से कीमत में तब्दीली आई उसी निस्बत से तलब में तब्दीली आ रही है और कुल खर्च पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये है इकाई के बराबर। कीमत 8 थी, 8 से कम होकर 4 हो गई यानी 100% कमी आ गई। तलब 2 थी, 2 से बढ़ के 4 हो गई यानी इसमें 100% इजाफा हो गया। तो कुल अखराजात जो है 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16। क्योंकि आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ा है इसमें कि टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, P मल्टीप्लाई बाय Q। ये P ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ये कुल अखराजात आ रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 = 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 = 16। तो इसको आप डायग्राम से के ज़रिए भी इसकी वजाहत कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो डायग्राम से करनी हो तो बहरहाल हो सकती है। अब इसी तरह ये था इकाई के बराबर। अब है इकाई से ज़्यादा। इकाई से ज़्यादा
इकाई से ज़्यादा क्या है कि जिस निस्बत से कीमत में कम शरह से तब्दीली आए और तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए। कीमत में कम शरह से तब्दीली, लेकिन तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली, और कीमत के कम होने से कुल खर्च में इजाफा आए और कीमत के ज़्यादा होने से कुल खर्च में कमी आए। ठीक हो गया? तो जी, अब इकाई के से ज़्यादा जो है वो क्या है कि कीमत में कम शरह से तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए और कीमत के कम होने से कुल खर्च में इजाफा और कीमत के ज़्यादा होने से कुल खर्च में कमी आए, तो ये है इकाई से ज़्यादा तलब की लचक। ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन 1। कैसे? इसमें देखें कि कीमत 8 रुपये है और तलब कितनी है? 2। 8 को 2 से ज़रब दिया, कितना आ गया? 16 आ गया। अब कीमत 8 से कम होकर 4 हुई है, तो तलब 2 से बढ़ के 6 हो गई है। यानी अगर कीमत में 100% कमी आई है तो तलब में जो है वो 200% के करीब जो है वो इजाफा हो गया है। इसका मतलब है कीमत में कम शरह से तब्दीली है, तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली है। और कुल खर्च देखें, कीमत गिर रही है तो कुल खर्च क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और नीचे से ऊपर को जाएं, कीमत जब बढ़ रही है तो कुल खर्च क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसको कहेंगे इकाई से ज़्यादा तलब की लचक जी। और तीसरा इसका था इकाई से कम। तीसरा पॉइंट क्या था? इकाई से कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस दैन 1। इसमें क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि जब किसी शय की कीमत में तो ज़्यादा शरह से तब्दीली आए लेकिन तलब में कम शरह से तब्दीली आए, और कीमत के कम होने से कुल खर्च में कमी और कीमत के ज़्यादा होने से, नीचे से ऊपर को जाएं, कीमत के ज़्यादा होने से कुल खर्च में इजाफा आए, तो इसे कहते हैं तलब की लचक जो है वो इकाई से कम। फिर सुन लें कि जब किसी शय की कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए लेकिन तलब में कम शरह से तब्दीली आए, कीमत में कमी से कुल खर्च में कमी, कीमत में इजाफा, नीचे से ऊपर को जाए, कीमत में इजाफे से तलब में कुल खर्च में इजाफा हो, तो इसको क्या कहते हैं? तलब की लचक इकाई से कम। तो ये था हमारा जो है वो कुल खर्च का तरीका। और तीसरा जो है वो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी या तलब की लचक की पैमाइश का तीसरा तरीका जो है वो फ़ीसद का तरीका है कि परसेंटेज जो चेंज है उसकी वजह से भी तलब की लचक की पैमाइश की जा सकती है कि जब किसी शय की कीमत में भी फ़ीसद तब्दीली से उसकी तलब में फ़ीसद तब्दीली आए, यानी दोनों में तब्दीली को परसेंटेज से शो किया जाए, यानी कि परसेंटेज ये फ़ीसद के ज़रिए जो है वो वज़ाहत की जाए, तो इसको फ़ीसद का तरीका कहते हैं। इसकी वज़ाहत जो है वो 3 तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो है वो आपको जो है वो फार्मूला लिख दूं कि क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड QD ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब इसको 3 तरीके से वज़ाहत करेंगे, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। यानी इकाई के बराबर, पहला पॉइंट क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1, इकाई के बराबर कि जब किसी शय की कीमत में और तलब में फ़ीसद तब्दीली बराबर आए। सपोज दैट ये बॉल पॉइंट है, ये पेंसिल है, ये मार्कर है, इसकी कीमत जो है वो 10% बढ़ती है तो इसकी तलब भी 10% कम हो जाती है। यानी इसकी कीमत 10% बढ़ने से इसकी तलब 10% अगर गिर जाए तो इसको क्या कहेंगे? ये तलब की लचक जो है वो इकाई के बराबर होगी। कि सपोज दैट कि अगर ये मार्कर जो है इसकी प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाए, ये इंक्रीज़ का निशान है, तो इसकी डिमांड जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो ये 10% क्या हो जाए? गिर जाए, तो इसको आप जो है वो इकाई के बराबर तलब की लचक कहोगे परसेंटेज के तरीके से। फार्मूले में पुट करके देख लें कि फार्मूला क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी परसेंटेज चेंज इन QD ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 10%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है? ये भी 10%। तो 10% ओवर 10% ये कट गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब है कि तलब की लचक इकाई के क्या है? बराबर है फ़ीसद के तरीके से। जी
तो दूसरा इसका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, इकाई से ज़्यादा, कि जब किसी शय की कीमत में कम शरह से तब्दीली है, कम निस्बत से, कम फ़ीसद से तब्दीली है, लेकिन तलब में ज़्यादा फ़ीसद से तब्दीली है, यही मार्कर है। इसकी कीमत जो है वो 10% बढ़ गई है, कीमत इसकी कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ गई है, लेकिन इसकी अब जो डिमांड है वो 20% गिर गई है। यानी कीमत के 10% बढ़ने से डिमांड जो है वो 20% गिर गई है। तो ये होगा इकाई के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसका जो है वो फार्मूले में इसको पुट कर दें ये प्राइसेस को, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 20% ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है 10%, तो 20/10 क्या आ जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब जो तीसरा इसका मेथड है वो क्या है, तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, इकाई से कम, इकाई से कम। कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली आती है, लेकिन तलब में जो है वो कम शरह से तब्दीली आती है, यानी कम परसेंटेज से तब्दीली आती है। जैसे जो है वो अगर कीमत जो है वो 10% ही बढ़ती है, हम वही वाला रखते हैं कि प्राइस जो है वो 10% क्या होती है, बढ़ती है, तो इससे डिमांड जो है वो 5% जो है वो क्या हो जाती है, गिरती है। ये प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज़ होती है और डिमांड क्या हो रही है 5% डिक्रीज़ हो रही है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 है। जैसे फार्मूले में पुट कर दें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और परसेंटेज चेंज कितनी है 5% है, और ओवर परसेंटेज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है 10% है, तो 5% ओवर 10% इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5, विच इज़ लेस देन 1। तो ये था तलब की लचक जो है वो इकाई से कम। तीसरा जो है वो पॉइंट था हमारा ग्राफ की मदद से तलब की लचक की पैमाइश। ये तीसरा हमारा तलब की लचक की पैमाइश का तरीका था कि ग्राफ के ज़रिए अगर आपने तलब की लचक की पैमाइश करनी है तो फिर किस तरह से करेंगे। तो अब ग्राफ की मदद से इसका एक फार्मूला है कि ख़त तलब का निचला हिस्सा ओवर ख़त तलब का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये कैसे इसको हम डायग्राम में वजाहत करते हैं कि डायग्राम से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि ओ वाई पे जो है वो कीमत है, ओ एक्स पे क्या है तलब है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम जो है वो बी रख देता हूँ। बिल्कुल ओरिजिन के सामने से पे ये पॉइंट है, यहाँ पे तलब की लचक जो है वो इसका नाम कोई भी रख लें, फ़र्ज़ करो मैं एम रख लेता हूँ। इस एम पॉइंट पे तलब की लचक जो है वो इकाई के बराबर है। यहाँ पे तलब की लचक क्या है, एम पॉइंट पे इकाई के बराबर। इससे ऊपर जो है वो यहाँ पे ये जो एन पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो तलब की लचक क्या है, इकाई से ज़्यादा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। और इसी तरह थोड़ा सा नीचे जो है वो चले जाएँ तो यहाँ पे जो है वो तलब की लचक क्या होगी, इकाई से कम। इसका कोई भी नाम रखते हैं, एम एन पी रख लें बेशक। तो यहाँ पे एम पॉइंट पे क्या है कि तलब की लचक इकाई के बराबर है, और एन पॉइंट पे क्या है तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, पी पॉइंट पे क्या है तलब की लचक इकाई से कम। और ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे कम है, तो नीचे जाते जाते यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, यानी ए पॉइंट पे क्या होगी तलब की लचक ज़ीरो के बराबर होगी। और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे क्या होगी, लामहदूद होगी, यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, लामहदूद होगी। तो अब देखें कि इस फार्मूले के मुताबिक इस ग्राफ को के ज़रिए कैसे तलब की लचक की पैमाइश करते हैं। कि मैंने क्या कहा कि बिलफ़र्ज़ हम एम नुक्ते पे तलब की लचक की पैमाइश करना चाहते हैं, इस एम नुक्ते पे। तो यहाँ पे देखें क्या होगा कि इस फार्मूले में पुट करके देख लें कि ख़त्ते तलब का निचला हिस्सा, यानी ये ए एम या एम ए, यानी यहाँ पे एम पॉइंट पर, एम नुक्ता पर तलब की लचक की पैमाइश कैसे होगी कि ए एम या एम ए ओवर, यानी ख़त तलब का निचला हिस्सा, ये निचला हिस्सा है, एम और ए क्या है निचला हिस्सा है, और ये बी और एम क्या है ऊपर वाला हिस्सा है, ओवर एम बी। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। अब इससे अगर इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे आपने जो है वो तलब की लचक की पैमाइश करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी ओवर बी पी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी ओवर बी पी। और
एन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ए एन ओवर बी एन, ए एन ओवर बी एन। तो ये जो है वो ग्राफ के ज़रिए भी आप तलब की लेक्चर की पैमाइश कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो, अगर कोई परेशानी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।